Hello everyone, my name is Vivek Sharma and today we will be discussing about three major articles. In the first article we will be discussing about contempt of court, then we will be discussing about black hole and last में we will be talking about फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की एसेट रिकवरी फ्रेमवर्क के बारे में। आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनी जहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आए। अब देखिए, एक तरफ तो हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंडर, एंड दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कोर्ट के पास पावर है कि ये आर्टिकल 129 एंड आर्टिकल 215 के अंडर कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश कर सकती है लोगों को। तो इसके बीच में एक डिबेट राइज होती है कि क्या हम यानी कोर्ट लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कंटेन कर सकती है। तो यहां पे आइए इस चीज को समझते हैं। देखो, कंटेम्प्ट क्या होता है? जब कोई विलफुल यानी जानबूझ के कोर्ट के ऑर्डर को डिसोबे करे, एंड आप ये कह सकते हो कि डिसरिस्पेक्ट शो करे कोर्ट की तरफ, उसकी प्रोसीडिंग की तरफ या उसकी अथॉरिटी की तरफ, तो इस केसेस में आपको सिविल और क्रिमिनल दो तरह के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 129 के अंडर जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ऐसे कोर्ट पनिश कर सकते हैं फॉर कंटेम्प्ट। सिमिलरली आर्टिकल 215 के अंडर यह पावर हाई कोर्ट को भी दी गई है। तो यानी आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यहां पे इंपावर्ड हैं कि अगर कोई कोर्ट के खिलाफ कोई गलत वाक्य का इस्तेमाल करता है तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है, उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग की जा सकती है। अब देखिए, सिविल आप कंटेम्प्ट की बात करें तो यहां पे विलफुल डिसोबीडियंस देखने को मिलता है कोर्ट के ऑर्डर का, एंड कहीं ना कहीं जो कोर्ट के अंदर अंडरटेकिंग दी गई है उसको ब्रीच किया जाए किसी पर्सन के द्वारा, तो उस केस में आप सिविल कंटेम्प्ट का केस देखते हैं। अब बात आ जाती है कि सिविल कंटेम्प्ट तो हम समझ गए, बट क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या है? जब आप स्कैंडलाइज करें या लोअर करें कोर्ट की अथॉरिटी को, या प्रिजुडिस या इंटरफेयर करें जुडिशियल प्रोसीडिंग के अगेंस्ट, या आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में, तो इन तीनों केसेस में क्रिमिनल केस चल सकता है, यानी क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मैटर ये बन सकता है। अब इसमें कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहा है, लेट्स से कोर्ट के अंदर आपको 4-5 करोड़ के आसपास केस पेंडिंग देखने को मिलते हैं एंड आप उस चीज को जुडिशियल डिले को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में आता है। एंड ऐसे केसेस में आप जब डाटा एंड एविडेंसेस के साथ अपने तर्क को रख रहे हैं तो यह अलाउ किया गया क्योंकि ये डेमोक्रेसी का पार्ट है। बट अगर मलिशियस या रेकलेस एलिगेशंस यहां पे कोर्ट के ऊपर लगाए जाएं, ये पब्लिक ट्रस्ट को इरोड करेगा, तो ये कंटेम्प्ट की कैटेगरी में आता है। तो यहां पे आपको याद रखना है कि जो पावर है कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने की, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, स्टैट्यूटरी पावर नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 129 एंड 215 इसके बारे में डायरेक्ट बात करता है। अब 4 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स यहां पर हैं। पहली जजमेंट है 1952 की अश्विनी कुमार घोष वर्सेस अरुण दास बोस केस। यहां पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर को बात की गई है कि भाई आपको अगर ये पावर एक्सरसाइज करनी भी है तो इसमें थोड़ा रिस्ट्रेन रखें। मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों को आप उनकी एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने से रोकें, मतलब एक बैलेंस एस्टैब्लिश करने की बात की गई थी आर्टिकल 19 के साथ। दूसरा केस आता है आपका 2002 का अरुंधति रॉय केस। इसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यह कहा जाता है कि भाई इट डज नॉट एक्सटेंड इंप्यूटिंग मोटिव टू जुडिशियल और स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट। मतलब अगर आप कोर्ट के खिलाफ कुछ गलत बोल रहे हैं जो बेतरका है, तो उस केस में आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चल सकता है। फिर एमवी जयराजन केस की अगर बात की जाए तो यहां पे जो क्रिटिसिज्म बैड फेथ में किया गया जिससे पब्लिक कॉन्फिडेंस जुडिशरी के ऊपर घटता है, तो इस केस में भी आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की धाराओं को अप्लाई कर सकते हैं। एंड मोर ओवर लक्ष्मण वर्सेस
हाई कोर्ट केस है मद्रास का, इसमें भी कहा गया है कि भाई अगर कोई क्रिटिसिज्म जो डैमेज करता है जुडिशियल क्रेडिबिलिटी को, तो वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर प्रोटेक्टेड नहीं है। तो इन टोटल यहां पे पहले केस में और बाकी केसेस में यह एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड जुडिशियल अथॉरिटी के बीच में आपको बैलेंस एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, जहां पर जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को आप इंश्योर करें। ऐसा नहीं है कि कोर्ट सर्वोपरि है, बट अगर आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हो तो वो अलाउ किया जाएगा। तो फेयर एंड रीजनेबल क्रिटिसिज्म अलाउ किया जाता है, एंड जहां पर पब्लिक ट्रस्ट जुडिशरी के ऊपर आप इरोड करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसे क्रिटिसिज्म को अलाउ नहीं किया जाता है। तो यह बात आपको पहले आर्टिकल में याद रखनी है। आइए अब बात करते हैं आज के सेकेंड आर्टिकल की, जिसमें हम ब्लैक होल मर्जर के बारे में बात करेंगे। अभी रिसेंटली हमने सबसे क्लियर ब्लैक होल मर्जर के सिग्नल्स को डिटेक्ट किया है, जहां पर GW250814 इस नाम के ब्लैक होल का मर्जर हुआ था अभी, एंड ये लगभग 1.4 बिलियन लाइट ईयर अवे है हमसे। अब इस वेव को हमने डिटेक्ट किया, हमने कहीं ना कहीं यहां से जनरेट होने वाली ग्रेविटेशनल वेव को LIGO यानी लेजर इंफ्रोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी के थ्रू इसको ऑब्जर्व किया एंड कंफर्म किया। अब ग्रेविटेशनल वेव क्या होता है और ये कैसे प्रोड्यूस होती है, इसको समझिए। देखिए, मान लीजिए स्पेस है, स्पेस में आप ये मान के चलें एक स्पेस टाइम फैब्रिक है, एक कपड़ा है, जहां पे कोई भी बड़ा इवेंट होता है जैसे ब्लैक होल का मर्जर या सुपरनोवा एक्सप्लोजन, इससे ये स्पेस टाइम वेब आपका ऑसिलेट करता है या एक वेव क्रिएट होती है इसमें, और इसी को ग्रेविटेशनल वेव कहा जाता है। लेट्स से एक बेड है, उस बेड के ऊपर आप और आपके सिबलिंग दोनों मिलके कूद रहे हैं, तो इस कूदने से उस चद्दर के ऊपर जो रिंकल प्रोड्यूस होते हैं, सेम ऐसे ही रिंकल आपको स्पेस टाइम फैब्रिक में भी देखने को मिलते हैं, और इन रिंकल्स को ही ग्रेविटेशनल वेव कहा गया है। इसको पहली बार एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया था अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, एंड 2015 में हमने इसे कंफर्म किया था LIGO एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अब इसी केस को आगे हम लेके चलते हैं। देखो, एक लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, इस लॉ को अप्लाई करते हुए स्टीफन हॉकिंस ने एक, आप ये कह सकते हो, प्रिंसिपल दिया। इन्होंने कहा कि अगर दो ब्लैक होल आपके मर्ज करते हैं तो कभी भी जो रिजल्टेंट ब्लैक होल होगा उसका मास डिक्रीज नहीं करेगा। तो ऐसी ही ऑब्जर्वेशन अभी हमने देखी है, 1971 में ये प्रेडिक्शन की थी स्टीफन हॉकिंस ने, और ऐसे ही हमने सेम सिनेरियो को ऑब्जर्व किया है अपने 14 सितंबर के इस डिटेक्शन में। तो ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड क्लियरेस्ट ग्रेविटेशनल वेव सिग्नल थे, जो कि दो ब्लैक होल के मर्ज होने से बने थे। जैसा मैंने आपको बताया कि ये हमसे 1.4 बिलियन लाइट ईयर अवे थे। तो ये जो वेव जो जनरेट हुई है, इससे कहीं ना कहीं स्टीफन हॉकिंस की जो थ्योरी थी, ये आपकी एरिया थ्योरम, ये कहीं ना कहीं वैलिडेट होती है, और इसमें जो रिजल्टेंट आपको इवेंट होराइजन एरिया देखने को मिलता है वो दोनों के सम टोटल यानी ओरिजिनल ब्लैक होल के सम टोटल से ग्रेटर देखने को मिला है। तो इसमें ग्रेविटेशनल वेव के थ्रू हमने उसके स्पिन, मास, एनर्जी लॉस, इन सब को कैलकुलेट किया, एंड एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो इससे जो ऑब्जर्वेशन से अल्बर्ट आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी में और हॉकिंस की थर्मोडायनेमिक्स एनालॉग के अंदर लोगों का कॉन्फिडेंस और इंक्रीज होगा, जिससे इस डोमेन में और ज्यादा, आप ये कह सकते हो, रिसर्च इंप्रूव होगी। अब यहां पे इसके कॉस्मिक इंप्लीकेशन क्या है? देखो, ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि हम क्वांटम ग्रेविटी को समझ सकेंगे इससे। क्वांटम ग्रेविटी मैंने कल के लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था, एंड मोर ओवर हमारे सामने जो इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स है, यानी जो ब्लैक होल का अल्टीमेट फेट क्या होता है, उसके बारे में हम और ज्यादा क्लियर यहां पर समझ पाएंगे। मोर ओवर हमारा कैसे स्टालर एवोल्यूशन होता है एस्ट्रोफिजिक्स में, उसके ऊपर भी हमें क्लैरिटी इससे मिल पाएगी। तो LIGO के थ्रू हमने इसको ऑब्जर्व किया, ये याद रखना आपने। तो यहां पे लैंडमार्क ऑब्जर्वेशन है, कहीं ना कहीं ये फंडामेंटल फिजिक्स लॉ एक्सट्रीम कंडीशन में कैसे रहते हैं उसके बारे में हमें क्लैरिटी मिलेगी। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड हॉकिंस के थर्मोडायनेमिक्स एनालॉग, दोनों ही क्लासिकल और क्वांटम फिजिक्स के जो प्रिंसिपल हैं, इन दोनों को ब्रिज करता है ये, एंड क्वांटम ग्रेविटी को हम और बेटर वे में यहां पे स्टडी कर पाएंगे, एंड इससे कहीं ना कहीं इंडिया का पोटेंशियल जो LIGO इंडिया प्रोजेक्ट है उसको भी एक पुश मिल सकता है आने वाले दिन में।
आइए अब बात करते हैं आज के आखिरी आर्टिकल के बारे में, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स G7 ने बनाया था। पहले इसका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर ही फोकस था, बट 2001 के बाद इसमें टेरर फंडिंग को भी ऐड कर दिया गया। अब ईडी ने यह कहा कि भाई अभी जो आपका एसेट रिकवरी फ्रेमवर्क बनाया गया है, इसमें ईडी का बहुत खास रोल रहा है, इंडिया ने की रोल प्ले किया है। अब यहां पे क्या है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप है जहां पे कोई भी लेट्स से पर्सन है, लाइक कोई भी टेररिस्ट है या कोई भी इकोनॉमिक ऑफेंडर है। अब अगर उसके ऊपर ट्रायल होने में टाइम लग रहा है तो यहां पे नॉन कन्विक्शन बेस्ड आप कन्फिस्केशन कर सकते हैं बिना ट्रायल के कंप्लीट हुए। तो ये आइडेंटिफाई करने, फ्रीज करने, कन्फिस्केट करने में हेल्प करेगा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को। मोर ओवर, इससे क्रॉस बॉर्डर कॉपरेशन इंक्रीज होगा एंड कहीं ना कहीं आप डायरेक्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग से जो भी कोई पर्सन अर्निंग कर रहा है उसको यहां पे प्रॉपर मैनर में मैनेज और डिस्पोज ऑफ कर पाएंगे। तो ये वो आपको मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा। तो जैसा मैंने आपको कहा, G7 ने इस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को बनाया था 1989 में। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर, 39 कंट्रीज इसके मेंबर है, इंडिया भी मेंबर है 2010 से। ये मनी लॉन्ड्रिंग को कंटेन करने का काम करता है, टेरर फंडिंग को कंटेन करने का काम करता है एंड पॉलिफरेशन ऑफ फाइनेंसिंग को भी कंटेन करने का काम करता है। इसकी दो लिस्ट है, ग्रे लिस्ट जिसमें कंट्रीज को वार्निंग दी जाती है कि वो अपने फाइनेंशियल सिस्टम को ठीक करे ताकि मनी लॉन्ड्रिंग जैसी प्रॉब्लम या टेरर फंडिंग जैसी प्रॉब्लम ना देखने को मिले। एंड ब्लैक लिस्ट में जैसे ईरान और साउथ कोरिया आते हैं, इसमें वो कंट्रीज आते हैं जो टेरर फंडिंग के लिए नोन है। अब बात की जाए ईडी की, तो ईडी और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ये अक्सर आपको कंट्रीब्यूट करता है केस स्टडी और पॉलिसी इनपुट में। एंड यहां पे एसेट रिकवरी का जो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन है उसका आप ये कह सकते हो कि सक्सेसफुल एग्जांपल को इन्होंने यहां पर शोकेस किया, जिससे ये रोड मैप पूरा आपका फ्रेमवर्क का बना। तो इसका ग्लोबल सिग्निफिकेंस ये है कि भाई जो डिले आपको देखने को मिलता है, उन डिले के केसेस में भी एसेट रिकवरी के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। मोर ओवर, हम प्रॉपर ट्रैक कर पाएंगे मनी ट्रेल को एंड इससे फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और बेटर होगी, जिससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी इंटरनेशनल लेवल पे। अब लास्ट में इसमें यह कहा जाता है कि भाई देखो, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसमें भी ईडी अटैच, कन्फिस्केट एंड रिकवर करती है एसेट जो मनी लॉन्ड्रिंग से आते हैं। सेक्शन 5 इसमें बात करता है कि वो प्रॉपर्टी जो मनी लॉन्ड्रिंग से आई है उसे अटैच किया जा सकता है। सेक्शन 8 यहां पर एजुकेटिंग अथॉरिटी को ये पावर देते हैं कि वो कंफर्म कर सकते हैं अटैचमेंट एंड कन्फिस्केशन। एंड मोर ओवर, सेक्शन 56 इंटरनेशनल कॉपरेशन के बारे में बात करता है। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर का जो एक्ट है वो भी ये बात करता है कि कोई पर्सन अगर जैसे विजय माल्या हो गया या नीरव मोदी जैसे लोग हो गए जो भारत में कोई इकोनॉमिक ऑफेंस यानी 100 करोड़ से ऊपर का इकोनॉमिक ऑफेंस करके भागे हैं, तो उनको ये टारगेट करता है। एंड इसमें डोमेस्टिक और फॉरेन बेस्ड प्रॉपर्टीज को आप ये कह सकते हो कन्फिस्केट करने की पावर दी गई है। देन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी में भी सेम 45 कंट्रीज के साथ हमने इसे साइन किया है। इसमें भी फैसिलिटेट करते हैं हम एसेट रिकवरी को एंड एक्सट्राडिशन को। इन एडिशन टू दिस, इंडिया में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट भी है जो एनालाइज करती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को एंड कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होती है तो ईडी और बाकी जो आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उनको हाईलाइट करती है ये मैटर एंड इसमें फिर आगे चलकर कार्रवाई होती है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही आपको याद रखना था। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। तो आज के डिस्कशन में इतना ही, धन्यवाद।